ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अपन आज टेंथ क्लास के बाद क्या किया जाए। इलेवेंथ में अभी आए हैं और इलेवेंथ में हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा या फिर बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है कि इलेवेंथ क्लास में आने के बाद में हम कौन सा सब्जेक्ट लें। हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। साइंस लें तो क्या आगे कैरियर प्लान रहता है, आगे आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो। तो आज अपन पूरा एक ओवरऑल जो एक्सपोजर है कि टेंथ के बाद में आपका जो सिलेक्शन है किसी भी सब्जेक्ट का वो कैसे होना चाहिए और रिजेक्शन कैसे होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप टेंथ क्लास से अभी जब प्रमोट हुए हैं तो आप वो विद्यार्थी हो, एक अलग तरह के विद्यार्थी हो। आपका जो श्रेणी है, आपका जो डोमेन है वो बहुत सिंपल नहीं है। क्योंकि आज से पहले आपके जो सीनियर्स हुआ करते थे, जो 10वीं क्लास से पास हुए, वो एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम से प्रॉपर रिजल्ट आता था, हर सब्जेक्ट के उनको मार्क्स मिलते थे और उनसे वो अपना एक पोटेंशियल या अपना कैलिबर आइडेंटिफाई कर लेते थे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति अलग है। अभी आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, आपको नहीं पता कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो। आपकी साइंस अच्छी थी, आपकी मैथ्स अच्छी थी, आपकी एसएसटी अच्छी थी, आपकी लैंग्वेज जो है सब्जेक्ट्स वो अच्छे थे। यू डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दीज थिंग्स। तो आज का सेशन अपना इसी के बारे में है कि टेंथ क्लास के बाद में अपन को ये सब चीज़ें नहीं पता अभी फ़िलहाल। ये नहीं पता होने के बावजूद भी हम कैसे डिसाइड करें कि हमें इलेवेंथ क्लास में कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। और अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो हमें साइंस में किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, बायो स्ट्रीम में जाना चाहिए या फिर मैथ्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। आज अपन इस सेशन के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया, आपका जो टाइम है, योर टाइम इज़ वेरी डिफरेंट देन अदर पीपल्स। आपका जो समय है, जब आप 10वीं क्लास से अभी इस साल पास हो रहे हो, आपने इस साल जब टेंथ क्लास को पास किया है तो आपके पास में कोई मार्क्स वगैरह किसी भी तरह का असेसमेंट नहीं है। देन हाउ यू डिसाइड विच स्ट्रीम यू शुड चूज़। आपके सामने तीन ऑप्शन है। एक तो है साइंस, एक है आपके पास कॉमर्स और एक है आपके पास आर्ट्स। तो ये तीन स्ट्रीम, आपको इनमें से कोई एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। तो हाउ टू डिसाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपसे पहले अभी तक के जो स्टूडेंट्स हुए उनका तरीका क्या था साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का या फिर किसी भी स्ट्रीम को रिजेक्ट करने का। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिजेक्टिंग एंड चूजिंग। तो ट्रेडिशनल वे सबसे पहले बात करते हैं। ट्रेडिशनल वे, जो अभी तक तरीका था ट्रेडिशनल वे ऑफ रिजेक्टिंग और चूजिंग, वो क्या था। तो सबसे जो फेमस तरीका था या सबसे ज़्यादा जिसकी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो होता था टेंथ के मार्क्स। जो टेंथ में मार्क्स होते थे उनके बेसिस पे बच्चे ये डिसाइड करते थे कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। लेकिन आप 2020-2021 के जो विद्यार्थी हो, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो इस ऑप्शन को अपन एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है फिर भी कि हमें लाइफ में क्या सेलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है। जो दूसरा ट्रेडिशनल वे होता था, दूसरा तरीका होता था, वो तरीका ये होता था कि आपका कोई जो पक्का भाईला है, जो पक्का दोस्त है, जो सबसे आपका फेवरेट दोस्त है, उसने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या सब्जेक्ट लिया है, ये भी एक तरीका होता था इस बात को चूज़ करने का कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। तो जो बेस्ट फ्रेंड वाला जो मेथड होता था, बेस्ट फ्रेंड ने जो लिया वही हम तरीका अपनाएंगे और बस लंगोटिया यार है, बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐस करेंगे और क्या। तो उस हिसाब से भी कि हाँ भाई, मेरे उस दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, हाँ मेरे उस दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। 10वीं तक साथ में रहे हैं, जीने मरने का कस्में खाई है एक साथ में रहने की, बहुत बढ़िया लगता था। तो अब ये साथ कैसे छोड़ सकते हैं, उसने लिए तो मैं भी ले लेता हूँ।
तो ये जो तरीका होता है, मैं इस तरीके के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कभी भी आप इस तरीके के प्रति तो जाना ही मत, कि इस तरीके के आधार पे अगर आपको सिलेक्शन करना हो कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, तो सबसे रॉन्ग मेथड होता है, सबसे गलत तरीका होता है बेस्ट फ्रेंड को फॉलो करना। ये मेथड कभी भी यूज़ ना करें, आपके लिए घातक हो सकता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, इतना डेंजरस कैसे हो सकता है कि हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हमारे लिए इतना डेंजरस या इतना फ़ायदेमंद, ये क्या है सब्जेक्ट, क्या इतना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का कि इसका एक डिसीजन हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है? बिल्कुल हाँ, आपका सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करना। जैसे आपकी शादी हो जाती है, तो एक लड़की की शादी किसी लड़के से होती है, एक लड़के की किसी लड़की से होती है, तो शादी के बाद में पूरी ज़िंदगी उनको साथ में रहना होता है। चाहे थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो, हंसी मजाक हो सकती है, कभी झगड़ा भी हो सकता है, पर साथ में रहना होता है। लेकिन आपके किसी दोस्त से झगड़ा हो जाए तो आपकी दोस्ती टूट जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कभी आपने कोई स्कूल चेंज किया, कोई एकेडमी चेंज किया, तो पिछले वाले दोस्त पीछे छूट गए। कभी कभी बात होती है, नए दोस्त आसानी से बन जाते हैं। तो दोस्त जो है बदलते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। लेकिन जब आप किसी से शादी करते हो, जिसके के साथ आपको ज़िंदगी भर बिताना है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को जब सेलेक्ट करते हो तो बहुत कुछ सोच के सेलेक्ट करते हो, आप सीधा सेलेक्ट नहीं कर लेते हो। इसी तरह से जब आप सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हो, आपको बहुत बार सोचना चाहिए। लाइफ पार्टनर के सोचने के लिए जितना आप सोचते हो, जितना दिमाग लगाना चाहिए आपको, उससे भी कहीं ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दिमाग आपको इस बात पे लगाना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है, आपकी स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए, आर्ट्स स्ट्रीम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल वे है, जो सबसे पुराने तरीके थे, उसमें 10th क्लास के मार्क्स हो गए। बेस्ट फ्रेंड ने क्या लिया है, या फिर हमारे कोई रिश्तेदार है, अंकल है, चाचा है, ताऊ है, उन्होंने कोई स्ट्रीम लेके, मान लो साइंस स्ट्रीम लेके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कॉमर्स स्ट्रीम लेके सीए बन गए, आर्ट्स स्ट्रीम लेके कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई एडवाइस दे दी कि देख बेटा मैंने ऐसे किया था, तू भी ऐसा कर ले, तो इससे भी तेरा काम हो जाएगा, तो स्ट्रीम ले लिए। अब अंकल की एडवाइस माने या नहीं माने, यहाँ पे मैं बोलूँगा ठीक है आप मान लो, क्योंकि वो आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे। लेकिन इस तरीके के भी मैं पूरा सपोर्ट में नहीं हूँ। आई ऑल्सो डोंट सपोर्ट दिस वे ऑल एज वेल। क्यों नहीं करता इस चीज़ का सपोर्ट, इसका भी मैं आगे जवाब दूंगा। तो 10th के मार्क्स क्या है, बेस्ट फ्रेंड ने क्या लिया है, अंकल ने क्या एडवाइस दी है, तो ये कुछ ट्रेडिशनल वेज होते थे। और कुछ भी तरीके होते हैं कि अभी फैशन क्या चल रहा है ना, कभी कभी फैशन के भी पीछे अपन जाते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं कि अच्छा उन लोगों ने आर्ट्स ले रही है, अच्छा उन्होंने कॉमर्स ले ली, अच्छा उन्होंने साइंस ले ली, तो हम भी वो ले लेते हैं। तो ये भी बहुत सारे जो लोग बाग हैं इस तरीक़ों को भी यूज़ करते हैं। मैं इस तरीक़े को भी डिस्कार्ड करता हूँ, मैं इन सभी तरीक़ों को रिजेक्ट करता हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा एक गैम्बलिंग कर रहे हो, आप अपने साथ कोई बहुत बड़ा एक तरह का जुआ खेल रहे हो। तो ये चारों तरीके सही तरीके नहीं हैं। कभी भी इस तरीके से आप ये डिसाइड ना करें कि आपको 10th क्लास के बाद में 11th क्लास में, जब आप 11th क्लास में आ जाते हो, तो आपको किस स्ट्रीम को चूज़ करना है। डोंट गो विद दीज वेज, दीज वेज आर नॉट वेरी गुड वे, वेरी स्मार्ट वेज और वेरी जीनियस वेज। एक जो जीनियस बच्चा होता है वो इन तरीक़ों से कभी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करेगा। तो व्हाट इज़ द स्मार्टर वे, सबसे जो बेस्ट वे है, बेस्ट वे ऑफ चॉइस, आपको कैसे डिसाइड करना है, अब हम उस पर आगे बात करेंगे। तो वो विच इज़ द बेस्ट वे टू सेलेक्ट विच स्ट्रीम यू शुड चूज़। तो बेस्ट वे जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आपको पैरामीटर्स दूंगा, जिसके लिए मैं आपको एक अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आपकी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना। क्योंकि स्ट्रीम सेलेक्ट करना एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ ज़िंदगी भर चलने वाली है। अगर आपने साइंस ली तो आपको लाइफ लॉन्ग साइंस के साथ रहना है, आपने कॉमर्स ली तो लाइफ लॉन्ग कॉमर्स के साथ जीना है, आपने आर्ट्स ली तो आर्ट्स के साथ जीना है। तो ये एक ऐसा बड़ा फैसला है जो आपकी ज़िंदगी को पलट के रख देगा। अगर आपने जयपुर जाने का रास्ता अगर लिया है तो आप जयपुर पहुंचोगे, अगर आपने उदयपुर जाने का रास्ता लिया है तो उदयपुर पहुंचोगे। कभी भी आप
उदयपुर जाने वाले रास्ते को पकड़ के जयपुर नहीं पहुंच सकते, ये एक बेसिक बात ध्यान में रखना। इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो बेस्ट वे क्या है उस पर आते हैं। बेस्ट जो दुनिया के सबसे बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट से साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं, और मैंने अपने इतने साल के शिक्षक होने के अनुभव में जो मैंने महसूस किया, मैंने बहुत सफल से सफल लोग देखे हैं, मैंने विफल लोगों को भी देखा है। और जब मैंने सबको देखने के बाद में ये देखा कि उन्होंने जिस स्ट्रीम को लिया और उसमें उसने जब जिन्होंने झंडे गाड़े तो उनके पीछे की उनकी मंशा क्या थी, क्या ऐसा सोचने का उनका तरीका था 10th क्लास में, क्या उनका एक लाइफ को देखने का तरीका था जिसकी वजह से उस स्ट्रीम में वो सक्सेसफुल हो पाए, सफल हो पाए। तो आज हम उस बेस्ट से बेस्ट उस तरीके की बात करेंगे कि वो बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ चूजिंग स्ट्रीम आफ्टर योर 10th क्लास। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अभी तक थोड़ा बहुत इन सभी स्ट्रीम्स के बारे में नॉलेज होगा। आपने 10th क्लास में साइंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा, आपने अभी तक 10th की क्लास में आर्ट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ा, आपने थोड़ा थोड़ा कॉमर्स के जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी, इस तरह की चीज़ें आती है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स आती है, कॉमर्स में स्टैटिक्स आते हैं, और साइंस में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। तो साइंस का ये पैटर्न रहता है। तो 10th क्लास तक आपको इन सभी चारों स्ट्रीम का जो थोड़ा 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 आज तक आपको नॉलेज मिला, वॉट एवर स्मॉल नॉलेज यू हैव, वॉट एवर स्मॉल नॉलेज वॉट एवर स्मॉल नॉलेज, अभी तक आपके पास जो भी छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज है, यूज़ दैट नॉलेज, यूज़ दैट नॉलेज। उस नॉलेज को हमें यूज़ करना है, उस ज्ञान को हमें उपयोग में लेना है। अगर किसी को हिंदी या इंग्लिश में अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपना ऑडियो या फिर मैसेज में मुझे टाइप कर देना, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको उसे डिस्क्राइब कर दूंगा। तो वॉट एवर स्मॉल नॉलेज यू हैव अंटिल सो फार, यूज़ दैट नॉलेज। आपको उस नॉलेज को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? जब भी आप आर्ट्स की बात आपके सामने आई, जब भी आपके साइंस की कोई बात सामने आई, तो उस नॉलेज को जब आप ग्रैप्स कर रहे थे, नॉलेज को ग्रैप्स कर रहे थे, तो नॉलेज को ग्रैप्स करना एक इस तरह का प्रोसेस है कि नॉलेज जो है, या तो आपको ऐसे लगे कि नॉलेज ने आपके अंदर पंख लगा दिए। देखो, नॉलेज जो है दिमाग में जब जाता है तो आपको दो तरह की फीलिंग आती है। एक तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पंख लग गए हैं, आप उड़ रहे हो। एक तो विंग्स फीलिंग होती है। जब भी आप नॉलेज गेन करते हो तो यू फील लाइक यू हैव विंग्स, आप उड़ने लग गए हो, क्या बात है, क्या चीज़ सीख ली। और ये फीलिंग होती है वाओ फीलिंग। जब भी आपने साइंस की कोई बात पढ़ी, जब भी आपने कोई मैथ्स की कोई बात पढ़ी, जब भी आपने कोई आर्ट्स की कोई हिस्ट्री की कोई बात पढ़ी, तो आपको ऐसे एलिवेटेड सा फील हुआ होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके पंख लग गए हैं, आप उड़ रहे हो। आपको ऐसा लगा होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल आपने फील किया होगा। तो ये तो होती है विंग्स स्ट्रैटेजी, विंग्स फीलिंग या फिर वाव फीलिंग। जब भी आपने नॉलेज को अपने दिमाग में यहाँ पे ग्रैप्स किया, दिमाग में अपने एंटर किया, तो ये होती है वाव फीलिंग, विंग्स फीलिंग। लेकिन अगर आपने नॉलेज अपने दिमाग में एंटर किया तो एक दूसरा और फीलिंग होता है। दूसरा फीलिंग और होता है, आपको एक ऐसा लगा कि आपके ऊपर एक बोझ रख दिया गया है। आपके ऊपर थोड़ा सा एक ऐसे बोझ सा रख दिया, मान लो कोई पत्थर सा रख दिया है, हैवी वेट, है ना। ये होती है बर्डन। आपके ऊपर एक बर्डन रख दिया गया है। दिस इज बर्डन फीलिंग, ठीक है, बर्डन। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई बोझ रख दिया गया है, बर्डन रख दिया गया है। आपको ऐसा भी लगा होगा, बहुत सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी, आपने 10th क्लास तक अभी तक, चाहे साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट्स के, छोटे छोटे, मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूँ जो अभी तक आपने पढ़ा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो आप पढ़ने वाले हो। तो आपको एक ऐसा भी नॉलेज मिला होगा जहाँ पे आपको बर्डन फील हुआ होगा, बोझ फील हुआ होगा। आपको ऐसे लगा होगा कि जल्दी से ये बोझ फूटे, जल्दी से एग्ज़ाम होए, जल्दी से पास होए, कभी से ज़िंदगी में मैं इसको वापस इस नॉलेज को नहीं देखने वाला। तो ऐसा कुछ भी नॉलेज रहा होगा आपकी लाइफ में जहाँ पे बर्डन या बोझ की फीलिंग आई होगी, आपको गिव अप की फीलिंग आई होगी, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आई होगी। यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आती है जब आपको नॉलेज जो है एक उड़ने की फीलिंग देता है, और इसमें आपको नॉलेज दबने की फीलिंग देगा, कंप्रेसिव फीलिंग्स देगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपको कोई ना कोई दबाव महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग्स आती है।
नेगेटिव फीलिंग्स में आपको बर्डन, आपको एंजाइटी, आपको अजीब सा लगना, आपको एकदम सफोकेशन सा फील होना, नॉट इंटरेस्ट रहना, किसी भी टीचर पढ़ा रहे हैं पर अपना उस सब्जेक्ट में ध्यान नहीं होता, अपनी दिमाग कहीं और जा रहा होता है। तो ये नेगेटिव फीलिंग आती है एक दूसरी कैटेगरी में। और यहाँ पे आती है पॉजिटिव फीलिंग्स, एक ऐसे नॉलेज में जिसमें आपने उसको पढ़ा और आपको वाव की फीलिंग आई। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन किया आपने और आपको क्या उस समय वाव की फीलिंग आती है। मैथ्स का क्वेश्चन करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि वाह ये स्टेप ज़बरदस्त है। आपको एकदम ऐसे ऐसा होता है ना, एक एलिगेंसी, एक आपके स्पिरिट में एलिवेशन फील किया हो, आपने अपनी आत्मा में ऐसे महसूस किया हो कि उसमें चेतना आ गई है। तो वो फीलिंग आपको अगर आ रही है तो ये एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए आपके सब्जेक्ट को चूज़ करने का। क्यों? क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, उस सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशील है, उस सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशील है। योर माइंड इज सेंसिटिव टू दैट इंफॉर्मेशन। एक पॉइंट ध्यान में रखना, फॉर विच नॉलेज योर माइंड इज सेंसिटिव। ये तो जो भी वॉट एवर नॉलेज आपने यूज़ किया उसको यूज़ करना है। इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करना है कि फॉर विच नॉलेज योर माइंड इज सेंसिटिव। नॉलेज फॉर विच, नॉलेज फॉर विच माइंड इज सेंसिटिव, माइंड इज सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी कि उसको जब भी आपने पढ़ा तो आपको माइंड में एकदम ऐसे लगा कि सेल्फ जनरेटिंग थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसे इंट्यूशनल फीलिंग्स आ रही है। यहाँ पे इंट्यूशंस काम करता है, इंट्यूशंस भी काम करते हैं, इंट्यूशन विद ब्रेन, है ना। ब्रेन और इंट्यूशंस एक साथ काम करते हैं। आप मैथ्स का या फिर साइंस का कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको एकदम ऐसे एक प्रिडिक्टेबिलिटी फील होती है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसके बाद क्या होता होगा। उस समय आपका ब्रेन का इंट्यूशनल सिस्टम एक्टिव होता है। और वही क्या होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग के समय होता है, एक वाव वाली फीलिंग के समय होता है, जब नॉलेज आप ग्रैस्प करते हो, आपको एक हवा में उड़ने जैसा महसूस होता है। उस फीलिंग का ये आउटकम होता है इस नॉलेज की वजह से, जो नॉलेज हमारे माइंड के लिए सेंसिटिव होता है। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब 10th क्लास तक जितनी भी क्लासें थी, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, नर्सरी से लेके 10th क्लास तक, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन में, उस नॉलेज में कहाँ ऐसा कुछ था जहाँ पे आपको वाव की फीलिंग आती थी। हो सकता है आपको साइंस बायो को पढ़ने में वाव की फीलिंग आती थी, तो डेफिनेटली आपको साइंस बायो लेना चाहिए। आपको मार्क्स के ऊपर नहीं जाना। अभी आपका देखो दिमाग इधर भागेगा, सर मार्क्स का क्या, मार्क्स का क्या। मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके 95% से ऊपर थे पर वो ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाए। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके 65% थे, उन्होंने साइंस ली और साइंस लेके उन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया। और मार्क्स एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 80 से 90% आपके मार्क्स रहने वाले थे, अब आए नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा उम्मीद थी कि हाँ 80 से 90% तो रहते ही रहते, तो डेफिनेटली आप साइंस ही लीजिए, आप साइंस के कैलिबर है आपके पास। और साइंस के लिए आपको, साइंस अभी तक आपने जो 10th क्लास तक पढ़ी, जब आप साइंस पढ़ते थे तो उस समय आपके अंदर, आपके जहन में, आपके दिमाग में किस तरह की भावनाएं आती थी। वो पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी, वाव वाली फीलिंग्स आती थी, आपके अंदर एक एलिवेटेड स्पिरिट, है ना, प्राण चेतना जैसा एहसास होता था। तो आप एक सही मार्ग पे हो, आप सही रास्ते को, आपको साइंस लेना चाहिए। लेकिन यही काम अगर आपका कॉमर्स और आर्ट्स के लिए होता है तो आप वो भी डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। मैं अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो इंट्यूशन जब ब्रेन एक्टिव हो रहे होते हैं तो वो आपको क्राइटेरिया देखना है। कहीं पे भी आपकी साइंस में अगर कहीं पे ऐसा रहा हो, बायो में ऐसा कहीं रहा हो। देखो साइंस जो होती है, साइंस स्ट्रीम में भी आगे दो तरह की स्ट्रीम होती है। एक तो होती है मैथ्स स्ट्रीम और एक होती है बायोलॉजी। एक तो होती है मैथ्स और एक होती है बायोलॉजी। ये दो स्ट्रीम्स होती है साइंस में। आगे जब आप 11th क्लास में आ जाते हो, मैथ्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स होता है एक तो, और मैथ्स में एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है मैथ्स। इन्हें शॉर्ट में अपन पीसीएम भी बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम भी बोलते हैं। बायोलॉजी में हमारे पास में 3 सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने होते हैं बायोलॉजी में। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी।
तो ये 3 स्ट्रीम होते हैं, इसको बोलते हैं PCB। ये होता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ये होता है PCB, यानी कि दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन रहते हैं साइंस में, चाहे आप मैथ्स लो चाहे आप बायोलॉजी लो। तो आपको दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक में तो मैथ्स वाला पार्ट रहता है और एक में बायोलॉजी वाला पार्ट रहता है। अब साइंस के अंदर जब आप आए हो तो आप मैथ्स लेना चाहते हो या बायो लेना चाहते हो, इसका सिलेक्शन भी कैसे किया जाए, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत सारे बच्चों को। तो इसके लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना, जो मेरा अपना सुझाव था या फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अप्लाई किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने साइंस ली थी 11th क्लास में, फिर मैंने मैथ्स में 11th-12th पढ़ी, फिर मैंने PCM था, फिर मैंने IIT के एग्ज़ाम की तैयारी की, IIT में सिलेक्शन करवाया, 1297 ऑल इंडिया रैंक मैंने अचीव की। उसके बाद मैं IIT कानपुर गया, IIT कानपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद में अभी फ़िलहाल मैं अपनी खुद की स्कूल और LNC अकेडमी जो स्कूल है और कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो दोनों रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैथ्स जो है अगर लेते हो, जो मेरा तरीका था मैथ्स लेने का, मैंने ये देखा था कि मुझे याद रखने में थोड़ी दिक्कत सी होती है, चीज़ों को याद रखने में एकदम। जो बायोलॉजी के जो टर्म्स थी ना, मियोसिस, माइटोसिस, सेल, माइक्रोकॉन्ड्रिया, वो थोड़ा सा मुझे क्या है कि अनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट फीलिंग देता था। तो मुझे लगा कि यार अपने लिए बायोलॉजी नहीं, मेरे को मैथ्स की इक्वेशंस क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता था। तो मेरा वो क्राइटेरिया था, इस वजह से मैंने मैथ्स ले ली और मैंने मैथ्स में बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, हमेशा क्लास का टॉपर रहा। और बायोलॉजी में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में इतना याद करना मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल का काम होगा, इसलिए मैंने बायो नहीं ली, बायोलॉजी में नहीं ले पाया। मैंने मैथ्स ली, मैथ्स लेने के बाद में मैंने अपना आगे का कैरियर प्लान किया। तो आप भी एक ये ऑप्शन देख सकते हो कि आपको चीज़ें याद करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, चीज़ों को समझने में एकदम सीक्वेंस वाइज पूरी की पूरी कहानी आपको याद रह जाती है, तो बायो आपके लिए है। लेकिन अगर आप इक्वेशंस, क्वेश्चंस, एल्जेब्रा, टिग्नोमेट्री, इस तरह की चीज़ें अगर आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है, देखो अच्छा लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा अगर लगता है तो आप मैथ्स लीजिए, PCM लीजिए और PCB लीजिए। तो मैथ्स लेते हो तो आपको PCM पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी लेते हो तो आपको PCB पढ़ना पड़ेगा 11वीं क्लास में, साइंस लेने के बाद में। तो ये तो था स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें। तो इसके लिए मैं वापस आपको पूरा बता देता हूँ, ये ट्रेडिशनल मेथड्स ना अपनाएं, और अभी फ़िलहाल अपन ये अपना भी नहीं सकते। आपको केवल ये देखना है कि क्या ऐसा ज्ञान था जो आपको उड़ाता था, आपको वाव वाली फीलिंग देता था, पॉजिटिव फीलिंग देता था, आपके इंट्यूशंस एक्टिव होते थे, आपका माइंड सेंसिटिव होता था। इन सभी को क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप सिलेक्शन की तरफ जाइए कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। और साइंस में भी आप मैथ्स और बायोलॉजी में भी सोचिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन है, बस डिफरेंस मैथ्स का है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश भी इसके साथ साथ पढ़ा जाता है, मैं पहले ही और बता दूं, पर वो इतना ज़्यादा हमारे लिए एक बर्डन नहीं होता है। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM और PCB ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है, तो उस पर अपना ज़्यादा फोकस रहता है, PCM पे और PCB पे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम फॉलो करनी है और आपको कौन सी स्ट्रीम में सिलेक्शन करना है, आपका कौन सा स्ट्रीम आपको लाइफ के लिए सूट कर रही है। अपना समय लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिलेक्शन, एक बार आपका जो स्ट्रीम का सिलेक्शन हो गया तो उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी रास्ते पे आगे चलना होगा। तो अब मैं आगे लेता हूँ। अब मैं अपन बात करेंगे साइंस अगर लें तो उसमें मैथ्स और बायोलॉजी अगर लेते हैं, अगर हम PCM लेते हैं तो क्या बनेंगे लाइफ में, और PCB लेते हैं तो क्या बनेंगे। मैं साइंस में अपन बात करते हैं कि साइंस के अंदर अगर अपन PCM लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और या PCB लेते हैं तो हमारी लाइफ में आगे कैरियर प्लान कैसे होगा। देखो, जो PCM लेता है वो तो बनता है इंजीनियर, ठीक है, और जो PCB लेता है वो बनता है डॉक्टर। इंजीनियर जो होता है वो बहुत सारे काम कर सकता है, डॉक्टर में यहाँ पे एक डॉक्टर ही काम रहता है, इसके अलावा या तो कंपाउंडर या नर्स बन सकते हो आप PCB लेते हो तो। लेकिन इंजीनियर आप देखोगे, इंजीनियर पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इंजीनियरिंग कॉर्पोरेट नौकरी में करते हैं इंजीनियरिंग में, और इंजीनियर टीचर भी होते हैं। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ और एक स्कूल का संस्थापक हूँ और एक कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। तो PCM लेने वाले इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। PCB लेने वाले डॉक्टर्स बनते हैं। लेकिन ये इंजीनियर और डॉक्टर बनना इतना भी आसान नहीं होता जितना हमें लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अर्निंग, जो पैसा कमाने वाले होते हैं यही लोग होते हैं, इज्जत कमाने वाले भी यही लोग होते हैं। आप जानते हो डॉक्टर कितना रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और इंजीनियर बनना भी एक बहुत अच्छा रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है हमारी सोसाइटी का। तो हर कोई चाहेगा कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बने, पर कैसे बने, क्या ऐसा करे। क्या सभी लोग इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं जो साइंस लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
पूरे भारत में लगभग 15 लाख लोग तो मैथ्स वाले और 15 लाख बायो वाले, लगभग 30 लाख लोग आप मानिए, 30 लाख लोग हर साल साइंस लेते हैं 11th में आके। उनमें से लगभग 10,000 तो डॉक्टर बनते हैं और 10,000 IITian बनते हैं, IIT इंजीनियर बनते हैं। इधर डॉक्टर बनेंगे और एक बार इंजीनियर बनेंगे। डॉक्टर को इंजीनियर कौन से? IIT वाले, जिनको IIT के कॉलेज में एडमिशन मिलता है। IIT के कॉलेज सबसे टॉप के कॉलेज होते हैं, जिनमें अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका जो पैकेज होता है वो बहुत शानदार, उसको सैलरी मिलती है। जैसे एक सुंदर पिचोई, आपके नाम सुना हो, सुंदर पिचोई गूगल का CEO है, वो IIT खड़गपुर से पास आउट है, IIT खड़गपुर से पास आउट है, और उसका सालाना पैकेज लगभग 700 से 800 करोड़ के बीच में, इतना ये साल भर का सैलरी लेता है ना। तो ये IIT खड़गपुर से पास आउट है, इसका ये कारण है। तो इंजीनियर लगभग 10,000, डॉक्टर भी लगभग 10,000 पूरे भारत में बनते हैं 130 करोड़ लोगों में से, और डॉक्टर MBBS करते हैं, ठीक है, और ये IIT करते हैं इंजीनियर बनने वाले। लेकिन ये कैसे बनने जाता है, इसको कैसे अपन करते हैं? तो देखो, PCM और PCB लेने के बाद में हमारे पास में 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है सिंपल प्रिपरेशन, सिंपल 11th-12th। सिंपल 11th-12th क्या होती है? जिसमें खाली 11th और 12th की जो किताबों में जो चीज़ें दे रखी है उसको अपन को रटना है। वो तो सिंपल 11th-12th की बात होगी, खाली रटो, डेफिनेशंस रट लो, सवाल रट लो, सब रट लो, खाली 11th-12th में मार्क्स अच्छे लाने हैं और कुछ नहीं करना। अब ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे खाली सिंपल 11th-12th की तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे फाउंडेशन की तैयारी करते हैं। ये फाउंडेशन क्या होता है, आपको इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। फाउंडेशन होता है, ये होता है कंपटीशन की प्रिपरेशन। ये किस में काम आता है? कंपटीशन की प्रिपरेशन में काम आता है। कंपटीशन कौन से? अगर आपको इंजीनियर बनना है बहुत अच्छा, तो आपको JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे देने के बाद में आपका IIT में सिलेक्शन होता है। भारत में लगभग टॉप के 7 IIT के कॉलेज हैं, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे बेस्ट कॉलेज होता है, जन्नत होता है कॉलेज की, इतना खूबसूरत कैंपस होता है। मैं खुद IIT कानपुर से पास आउट हूँ। मेरा नाम लोकेश कच्छावा है और मुझे बच्चे LK सर भी बोलते हैं, और मैं IIT कानपुर से ग्रेजुएट हूँ। IIT कानपुर से मैंने अपनी पढ़ाई की थी और 2010 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, और उस समय मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी 1297 ऑल इंडिया रैंक आई थी। लगभग 15 लाख बच्चे थे उसमें मैथ्स के बैठे थे, और फिर मैंने IIT कानपुर से ग्रेजुएशन की। फिर अभी मैं जो LNC स्कूल एंड एकेडमी जो है उसका संचालन करता हूँ, स्कूल एकेडमी, जिसमें हम बच्चों को हम 11th-12th में साइंस में जो 12th होता है सिंपल 11th-12th, उसके साथ साथ हम फाउंडेशन की भी तैयारी करवाते हैं, ताकि बच्चे की 11th-12th तो अच्छी हो, उसके साथ साथ वो IIT और डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है नीट का एग्ज़ाम। नीट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम करने के बाद में ही आप MBBS करते हो, कॉलेज में आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, MBBS करते हो, फिर आप बनते हो डॉक्टर। तो यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, फिर आप IITian बनते हो या फिर डॉक्टर बनते हो। अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हो आप, तो आप केवल सिंपल साइंस स्कॉलर ही कहलाओगे। आपने साइंस ली, आपको फिर सिंपल छोटे मोटे कॉलेज जैसे डूंगर कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, जो छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, इनमें आपको एडमिशन लेना होगा, जिनकी इतनी रेपुटेशन नहीं होती, जिनमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपको आगे जाके नहीं मिलती है। तो अगर आप सिंपल 11th-12th पढ़ते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा लाइफ में। सिंपल आप 12th में 99% ले आओगे ना, तो भी आप, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई इंजीनियर IIT इंजीनियर बना देंगे, आप बन जाओगे, या फिर MBBS होल्डर डॉक्टर बन जाओगे। आप 99% 12th में स्कोर कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 11th और 12th का स्कोर मैटर नहीं करता। अभी इस साल और पिछले साल कोरोना का काल चल रहा है, 10th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, कैंसिल हो गए, बच्चे बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट हो गए, 12th के एग्ज़ाम बिना दिए प्रमोट हो गए, लेकिन एक भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं अच्छे, उनकी एक भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडमिशन हर कोई लेना चाहता है, तो वहाँ पे कंपटीशन करवाना ही पड़ेगा, वहाँ पे एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा। तो लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है आपके साइंस लेने के बाद में, वो कंपटीशन एग्ज़ाम है। ये बात ध्यान में रखना। कंपटीशन के एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे, उनमें जब सिलेक्शन करोगे, तभी आपको लाइफ में कुछ मिलेगा। 11th-12th सिंपल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका
कोई भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। आपको आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसके अलावा अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप डिफेंस में भी जा सकते हो। इंजीनियरिंग अगर तैयारी कर रहे हो तो आप नेवी में जा सकते हो, आर्मी में, डिफेंस में जा सकते हो। ठीक है, आप जो पायलट होता है वो बन सकते हो। तो यहाँ पे और भी पीसीएम में ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो साथ साथ में आईआईटी के। तो इस तरह से 11-12 फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है। 11-12 सिंपल भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं हमारी स्कूल और एकेडमी में। हम साथ साथ में फाउंडेशन का भी तैयारी करवाते हैं बच्चों को। हम कंपटीशन का भी तैयारी कराते हैं ताकि वो आईआईटी और नीट में सेलेक्ट हो पाएँ और लाइफ में और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाएँ। तो हमारी क्लासेस का पैटर्न कैसे रहता है, हम किस तरह से बच्चों को क्लासेस देते हैं। फ़िलहाल हमारी जो क्लासें हैं वो इस तरह से चलती है। 3 से 4 बजे के बीच में हमारी मैथ्स की क्लास चलती है। 4 से 4:40 के बीच में हमारी फिज़िक्स की क्लास चलती है। और 4:50 से 5:30 तक हमारी केमिस्ट्री की क्लास चलती है। अभी पीसीएम की इतनी क्लासें चल रही है पीसीएम की। आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ये क्लासेस ज्वाइन करें। मैं आपको ग्रुप में एक जूम लिंक भेज दूंगा। आप जिस ग्रुप में व्हाट्सएप में जुड़े हुए हो, आपको मैं एक जूम लिंक भेज दूंगा। ये जूम लिंक के थ्रू आपको ये क्लासेस अटेंड करनी है लाइव। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ इस काउंसलिंग सेशन में, वैसे ही आपका लाइव बोर्ड आपके सामने रहेगा और आप चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, और आगने वाले 7 दिन तक, 7 डेज़ तक कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए क्लासें। आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस लेने में बनता है नहीं बनता। बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। आपका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप अगले 7 दिन के लिए ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अपने आप को चेक करने के लिए कि आप कहाँ यहाँ पे एलिजिबल हो, आप कितना स्टैंड करते हो सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ये लिंक भेज दूंगा, या आप ज्वाइन करके आने वाले कुछ दिन ये क्लासेस चेक कीजिए कि आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। उसी के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, साइंस में मैथ्स लेना चाहिए या फिर बायोलॉजी लेना चाहिए। तो आज का अपना काउंसलिंग सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, और किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।